हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस टाइम पर इंडिया के पड़ोस के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा घटनाक्रम चल रहा है वो है म्यांमार। म्यांमार के अंदर इस टाइम सैनिक शासन लागू हो चुका है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि 1 साल तक वहाँ पर सैनिक शासन होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर, खबर क्या, एक इंफॉर्मेशन कहें या कुछ भी, कि म्यांमार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, म्यांमार के ऊपर जो प्रतिक्रिया आई है, वो असलियत में चीन के लिए एक बहुत बड़ा मौका है इस पूरे एरिया में दोबारा से अपना दबदबा बनाने के लिए। और अमेरिका, भारत से लेकर जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं, खासकर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले नेशंस हैं, उनके खिलाफ चाल चलने के लिए बहुत बड़ा मौका चीन ने इस चीज को मौके के तौर पर देखा है। और यहां तक कि एक तरीके से चाइना ने म्यांमार के अंदर इस सैनिक कू को, एक जो सैनिक शासन है, इसको आर्मी कू यानी सैनिक शासन को एक्सेप्ट कर लिया है। कैसे, इस चीज को समझिए। असलियत में दोस्तों, अगर आप देखते हैं यहां पर, तो आंग सान सू की, इसमें कोई आंग सान सू की म्यांमार के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1962 से अप्रोक्सीमेट 48 ईयर्स तक यहां पर जो है सैनिक शासन लागू रहा। उसके बाद 2011 के अंदर जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंग सान सू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने के साथ साथ आंग सान सू की गवर्नमेंट जो है वो 2015 के अंदर बहुत बढ़िया बहुमत के साथ आई। मजे की बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, संविधान जो बनाया गया, वो असलियत में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो असलियत में सेना ने बनाया। और सेना ने इस तरीके से बनाया, पिछला वीडियो जो आज सुबह ही अपलोड हुआ है उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ये मामला सेना, ये पार्ट सेना ने इस तरीके से बनाया कि 25% सीट्स तो अपने लिए रिजर्व कर ली। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 25% सीट्स रिजर्व करने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो सारी की सारी आर्मी के पास रहेंगी, जिसके अंदर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये दो तो सबसे मेन बात है। और आर्मी, डिफेंस, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड डिफेंस, ये पूरी की पूरी जो है वो अमेरिका, ये आर्मी के पास रहेगी। और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए सबसे बड़ी बात 75% जो है वो वोट्स चाहिए। और मजे की बात, इन 75% वोट्स के अंदर भी आर्मी जो है वो वीटो कर सकती है। सोचकर देखिए, 75% वोट्स के बाद भी अगर संविधान संशोधन होता है, भारत में 2/3 बहुमत चाहिए, वहां 75% वोट्स चाहिए, यानी एक 3/4, यानी इंडिया की अंदर जो परसेंटेज है उससे भी 8% ज्यादा। उसके बाद भी अगर आर्मी को लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें वीटो कर सकती है कि ये नहीं होगा। सोचकर देखिए, अल्टीमेट लेवल पर आर्मी ने हर जगह पर अपनी पकड़ बना रखी है। और ऐसे में भी 2015 तक, मानेंगे आप, 2015 तक आंग सान सू की ने बहुत बढ़िया काम किया। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 2020 के अंदर इलेक्शंस जो हुए, उस नवंबर 2020 वाले इलेक्शंस के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पर 476 में से 396 मार्क्स लेकर आई आर्मी और सेलेक्ट हो गई। मतलब 396 मार्क्स के साथ या 396 सीट्स के साथ जो है आंग सान सू की गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्ट हो गई। यानी सेलेक्ट हो गई इन द सेंस बहुत बढ़िया मेजॉरिटी, 83% मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में आई। यहीं से आर्मी के कान खड़े हो गए, क्योंकि 75 में से 25% तो उसी के पास है, यानी 75% अप टू अ ब्रिम, बिल्कुल वो लास्ट है कि यानी आपको 100% सीट्स कवर करनी पड़ेंगी। अब ऐसी सिचुएशन में आर्मी को अपने हाथ से जब सत्ता जाती हुई नजर आई तो आर्मी ने फिर यहां पर एक षड्यंत्र किया या कुछ भी किया। ऐसे में यहां गवर्नमेंट का भी अपना एक रोल है। गवर्नमेंट ने यह कहा कि असलियत में हम इस पार्ट को, यानी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा दिन बियर नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया मेजॉरिटी, एक काम करते हैं, हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं और इस आर्मी का जो कंट्रोल है वो यहां से हटाते हैं। सोचकर देखिए, आर्मी का कंट्रोल हटाने का एक प्लान बनाया गया और उस आर्मी का कंट्रोल हटाने के प्लान में अमेंडमेंट यानी संशोधन करने की बात की गई। आर्मी को यह मंजूर नहीं था, आर्मी को इसी चीज का डर था। अब जैसे ही आर्मी को इस चीज का डर रहेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आर्मी ने वहां पर सैनिक कू यानी आर्मी रूल लगा दिया,
आर्मी कू हो गया, और एक तरीके से कू डिटेक्ट कहा जाता है, कूप डिटेक्ट, जिसका मतलब यह होता है कि सैनिक शासन लग गया है। अब सारी की सारी व्यवस्था जो है वो आर्मी के हाथ में आ गई है। सड़कों पर इस तरीके की आर्मर्ड व्हीकल्स यानी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सारा शासन जो है आंग सान सू की या उसकी गवर्नमेंट की जगह ये मिलिट्री मैन जो है ये चला रहे होंगे। सारे का सारा सिस्टम जो है वो आर्मी के कब्जे में है। सड़कों पे आर्मी है, हर जगह पर आर्मी है। अब आर्मी जो कहेगी वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सोचने वाली बात है। ऐसे में एक तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया म्यांमार के अंदर। पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया म्यांमार के अंदर, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस का असर ऑब्वियस सी बात है म्यांमार के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन यहां हिंदुस्तान के यहां असलियत में इंटरनेशनल सिनारियो पर क्या फर्क पड़ेगा ये देखिए। क्योंकि असलियत में पॉलिटिकल क्राइसिस में कू डिटेक्ट जो होता है उसका सीधा सा असर ये होता है कि डेमोक्रेसी वहां पर मर जाती है, डेमोक्रेसी डाइज। अब यहां पर ये जैसे ही डेमोक्रेसी मरेगी तो ऑब्वियस सी बात है आस पड़ोस के जितने भी पॉलिटिकल कंट्री और आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उन पर अच्छा या बुरा, सीधा या उल्टा, दोनों का दोनों पार्ट जो है वो उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो यहां असलियत में म्यांमार के पड़ोस में एक इंडिया है, दूसरा यहां पर बड़े लेवल पर चाइना खड़ा हुआ है, और तीसरा यहां पर अमेरिका है जो इस दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है और यहां पर डेमोक्रेसी के ऊपर ही दबाव बनाए रखता है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए है, और यहां चाइना ने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढी है। कैसे? यहां एक बात देखिए कि असलियत में अमेरिका कहता है कि आई एम अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका कहता है कि मैं डेमोक्रेसी का सपोर्टर हूं, दुनिया में जहां पर भी डेमोक्रेसी की हत्या होगी मैं जाकर वहां पर कूद पड़ूंगा। 1962 से लेकर 2010 तक, खासकर 2000 तक अगर आप देखेंगे 48 ईयर्स तक तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल था। उसके बाद जुंटा वगैरह आई और उसके बाद 2010 के अंदर मिलिट्री रूल खत्म होकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 2011 में इलेक्शंस हुए वगैरह, जो भी आप यहां देखते हैं उसमें अमेरिका ने यहां सबसे बड़ी गलती ये की कि 48 ईयर्स तक म्यांमार की मिलिट्री रूल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, म्यांमार को खुला छोड़ दिया। नतीजा उसका क्या था? मिलिट्री रूल जैसे ही कमजोर पड़ा, मिलिट्री रूल मजबूत रहा और मिलिट्री रूल के ऊपर दबाव था अमेरिका का, सैंक्शंस लगा दिए, व्यापार नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मिलिट्री रूल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इंडिया ने भी कहा कट्टी, हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे। इंडिया ने भी 2000 तक कोई मेंशन नहीं रखा, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं। नतीजा क्या? 48 लॉन्ग ईयर्स चाइना गॉट दैट। चाइना को वो सारे 48 साल मिले और उन 48 साल में चाइना ने क्या किया? म्यांमार के अंदर पैठ बनाई और लगभग 25% म्यांमार रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लिया। आर्मी के ऊपर पैठ बनाई, आर्मी के बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाए रखा। नतीजा क्या? इंडिया और अमेरिका जो है वो हाथ मलते रह गए। शुरू में चाइना कमजोर था भले ही, लेकिन जैसे ही चाइना ताकतवर होकर निकला म्यांमार के अंदर जबरदस्त पकड़। इंडिया और अमेरिका को समझ में नहीं आया क्या करें। यही चाल अब दोबारा चलता हुआ चाइना नजर आ रहा है, और इसी चाल में अमेरिका से लेकर इंडिया भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि यहां चाइना है, आंग सान सू की है और मोदी जी हैं। जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जब तक डेमोक्रेसी होती है, वो हमेशा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। और जहां आर्मी रूल होगा, आर्मी रूल को जब तक आपकी इंडियन गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी अपोज करेंगी तब तक आर्मी एक नया अल्टरनेट ढूंढेगी और चाइना के पास जाएगी। यही गलती अब अमेरिका के ऊपर दबाव बन चुका है कि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे, और जैसे ही ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा यहां पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी क्रिएट हो जाएगी। भाई डेमोक्रेसी के लिए उसे सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे, किस पर? आर्मी पर। और जैसे ही आप आर्मी पर सैंक्शंस लगाओगे, आर्मी पर दबाव बनाओगे, आर्मी जल्दी से अपने स्ट्रांग होल्ड को छोड़ने वाली नहीं है। आर्मी जल्दी से अपने स्ट्रांग होल्ड को छोड़ने वाली नहीं है।
और जैसे ही आर्मी जल्दी से अपने स्ट्रांग होल्ड को नहीं छोड़ेगी, उसने जितना भी चीजों को मजबूती से पकड़ा हुआ है, उसे जितना भी सिस्टम्स को के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसे नहीं छोड़ेगी, तो ऐसे में अमेरिका दबाव डालेगा और जैसे ही आर्मी पे दबाव होगा वो सीधा चाइना को हाय हेलो करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे कंट्री जो है, और वही अमेरिका इंडिया पर भी दबाव डालता हुआ नजर आएगा कि आप म्यांमार के साथ ज्यादा संबंध ना रखें, और यहां इंडिया के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप मैप में देखेंगे तो इंडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो म्यांमार के कंट्रोल या टच में है, और यहां डेंस फॉरेस्ट्स, घने जंगल हैं, और ये जो डेंस फॉरेस्ट्स यानी घने जंगल हैं, इन घने जंगलों में मणिपुर और नागालैंड के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है। वो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करके सीधे सीधे म्यांमार के अंदर भाग जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हाथ मलती रह जाती है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हाथ मलती रह जाती हैं। जब तक म्यांमार में फ्रेंडली गवर्नमेंट है, जब तक म्यांमार में फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तब तक आप लोगों को म्यांमार की धरती से कोई समस्या नहीं है, बल्कि म्यांमार गवर्नमेंट जो है आपकी हेल्प करती है उन सबको पकड़ने के लिए। म्यांमार गवर्नमेंट हेल्प करती है उन सबको पकड़ने के लिए। यही रीजन है पिछले 10 साल में नागा से लेकर, आसाम से लेकर, मणिपुर से लेकर मिजोरम तक का पूरा इलाका काफी हद तक शांत रहा है। बहुत ज्यादा मारकाट नहीं है, काफी हद तक इंसर्जेंट ग्रुप्स पे कंट्रोल बनाकर रखने की कोशिश की गई है और इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। अब जब यहां सक्सेसफुल हुए हैं म्यांमार के मामले में सक्सेसफुल हुए, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। अब जैसे ही आर्मी गवर्नमेंट आएगी, इंडिया पर दबाव होगा कि वो म्यांमार के ऊपर दबाव बनाए कि डेमोक्रेसी लाई जाए। चाइना इस चीज का फायदा उठाएगा क्योंकि इंडिया दबाव बना रहा है, इंडिया नाराज है, चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है, म्यांमार की आर्मी को मदद करेगा। जैसे जैसे मदद करेगा उसके बदले में हमारे इंडिया के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या कैसे भी सपोर्ट मिलना शुरू होगा और एकदम से हमारा नॉर्थ ईस्ट उबलना शुरू कर देगा। अमेरिका के दबाव में हमें म्यांमार पे दबाव बनाना पड़ेगा और म्यांमार पे अगर दबाव बनाया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट सुलगने लगेगा, चाइना के पाले में म्यांमार जाता हुआ नजर आ जाएगा और भारत का एक और पड़ोसी जो है वो चाइना के पाले में चला जाएगा। सोचकर देखिए, अभी भी अगर आप इंडिया के मामले में देखते हैं तो इंडिया के पास वैसे ही अपनी प्रॉब्लम्स कम थोड़ना है। इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें नेपाल को देखेंगे तो चाइना का वहां पर स्ट्रांग होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान भले ही आपका जानी दुश्मन है लेकिन साथ साथ वो चाइना के कंट्रोल में भी है। उसी तरीके से अगर आप बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश के मामले में भी सबमरीन्स जो हैं वो चाइना पहुंचा रहा है। और ऐसे मामले में अगर श्रीलंका को देखते हैं तो गोटाबाया राजपक्सा की जो सरकार है वो भी कमोबेश चाइना के पक्ष में है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट से लेकर इसी तरीके से मॉरिशियस को देखा जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं, मालदीव्स को देखा जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में ही है। मालदीव्स को देखा जाएगा तो वो भी चीन के पक्ष में है। ऐसे में तुम्हारा एक और पड़ोसी जो है वो म्यांमार, वो भी नाराज होकर चीन के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। तो आपके लिए भूटान जैसा एक छोटा सा देश छोड़कर सारे के सारे पड़ोसी नाराज होते हुए नजर आएंगे। भारत की सरदर्दी जबरदस्त लेवल पर बढ़ने वाली है अगर भारत ने यहां पर सोच समझ के कदम नहीं उठाए। ईरान का हाल सबको पता है, अमेरिका के दबाव में आपने ईरान को नाराज कर दिया। चाबहार पोर्ट के अंदर जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी सारी गई। यस, चाबहार पोर्ट में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी सब पर तलवार लटक गई थी और चाइना से ईरान ने डील किया $400 बिलियन का। इंडिया क्या दुनिया कुछ नहीं उखाड़ पाई। चाइना तो क्लेम ही वहां कर रहा है,
घुस ही वहां रहा है जहां अमेरिका से लोग या देश नाराज हैं। इंडिया उसके अंदर बेफालतू में परेशान होता है और ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के आस पड़ोस के देशों में ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि बहुत गरीबी, भुखमरी, पिछड़ापन इस इंडिया के आस पड़ोस के देशों में काफी ज्यादा है। तो वहां पर इस तरीके के टर्मोइल होते हैं और इस तरीके के टर्मोइल का असर सीधा हमारी फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है, देश की सिक्योरिटी पर पड़ता है, बॉर्डर्स पर पड़ता है। और अगर बॉर्डर्स डिस्टर्ब्ड हैं और चाइना के फेवर में जा रहे हैं तो भारत को बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत है। दोस्तों, हमारा इस पे एक छोटा सा एनालिसिस यही था। आगे जैसा भी होगा आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। अभी चलते हैं